तो जैसे कि हमने बोला था कि हम स्टार्ट करने वाले हैं महाबल क्लासेस, और लेट अस वी कैन जस्ट स्टार्ट ऑफ इट। ओके, आपको बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेशन से सुनना है, देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा इसका, डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इसके, ठीक है। और साथ ही से सुनिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। मोस्टली कॉन्सेप्चुअल ही आपके पास यहाँ पे सारी बातें रखी गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना एक भी मिनट गवाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस महाबल क्लासेस का स्पेशल, कि जो हमारे सीएसएस सिविल एग्ज़ाम क्रैकिंग स्ट्रेटजीज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो मैं यूँ बोलूँगी कि जो भी लोग पहले तो सेशन को जुड़ रहे हैं वो लोग पहले तो शेयर कर दीजिए, स्टेटस में डाल दीजिए अपने, कि जितने भी लोग हैं उनको ये बेनिफिशियल हो पाए, ठीक है। ये 10 डेज़ की जो स्ट्रैटेजीज़ हमने बनाई है वो उनका भी फ़ायदा वो लोग भी ले सकें, है ना। तो हमको मिल सकता है ये पुण्य या कर्मा का पॉइंट्स, ठीक है। तो कमा लीजिए अपना पुण्य, ओके। और दूसरी बात कि जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं वो मेरी चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सेशन के कंप्लीट होने के बाद लाइक और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं द महाबल क्लासेस ऑन द ओबीजी स्पेशली फॉर द टुडे। ओके, most important topics related to the OBG we discussed over here is midwifery nursing. Also the topics are included like of that obstetric and gynecological nursing. Okay, so फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द फोनिक्स, है ना। तो फोनिक्स जो है इट इज दिस डिपेस्ट पोर्शन ऑफ द वजाइना, वजाइना का सबसे डिपेस्ट पोर्शन उसको बोलते हैं। और 4 फोर्निस होते हैं वजाइना के अंदर। एक एंटीरियर साइड पे होता है, देखो दिखाई दे रहा है आपको इमेज के अंदर, एंटीरियर फोर्निस, पोस्टीरियर फोर्निस होता है, और 2 लेटरल फोर्निस भी होते हैं, ठीक है। दिखाया आपको ऊपर की साइड वजाइनल में 2 लेटरल फोर्निक्स एंटीरियर और एक पोस्टीरियर फोर्निक्स। तो फोर्निक्स होते क्या है, डिपेस्ट पोर्शन ऑफ द वजाइना, उसको हम फोर्निक्स बोलते हैं। और ये हमको दिखाया हो कि 4 वजाइनल फोर्निक्स होते हैं, ठीक है। एक एंटीरियर में, एक पोस्टीरियर में और 2 लेटरल में। सर्विक्स इज कंपोज्ड ऑफ 2 रीजन्स, सर्विक्स के पास 2 रीजन्स होते हैं। जो क्या होता है, सर्विक्स पहले तो लेंथ में होता है, पर जब डिलीवरी होने वाली होती है तो वाइडनिंग हो जाता है, लेंथनिंग से वो वाइडनिंग में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द पैसेज ऑफ द पासिंग ऑफ द फिटस, है ना। चलो, सर्विक्स के 2 रीज़न होते हैं, एक्टो सर्विक्स एंड एंडो सर्विक्स। ये दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्टो सर्विक्स जो है वो सर्विक्स का लोअर पोर्शन है। क्या है, सर्विक्स का लोअर पोर्शन है। इट कंसिस्ट स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कैरेटनाइज्ड एपिथेलियम, ठीक है। और एक्टो सर्विक्स जो है उसके पास होता क्या है, देखो सर्विक्स का नीचे का पोर्शन है, मतलब वजाइना से कनेक्ट होगा कौन, एक्टो सर्विक्स। इट इज़ लोअर पोर्शन ऑफ द सर्विक्स। इट कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटनाइज्ड एपिथेलियम, क्योंकि वजाइना से कनेक्ट रहेगा तो वजाइना में भी क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटनाइज्ड एपिथेलियम है। सेम एज एक्टो में भी यही होगा। एंडो सर्वाइकल कैनाल की जो इनर पार्ट है सर्विक्स का, और वो लाइंड होता है म्यूकस सिक्रेटिंग सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से, ठीक है। तो एंडो इनर पार्ट है सर्विक्स का, एक्टो लोअर पोर्शन है सर्विक्स का, कि जहाँ से वजाइना कनेक्ट रहेगा। The peritoneum is firmly attached to the anterior and posterior walls of the uterus, ठीक है। पेरिटोनियम जो है, पेरिटोनियम कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी जिसको बोलते हैं ना, वो फर्मली अटैच्ड होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ द यूटरस से, एंड अपर 1/3 ऑफ द पोस्टीरियर वजाइनल वॉल, फ्रॉम वेयर इट इफ रिफ्लेक्ट ओवर द रेक्टम, सो 1 पाउच इज फॉर्म। तो वहाँ पे एक पाउच भी फॉर्म होता है जिसको पाउच ऑफ डोग्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पाउच ऑफ डोग्लास। फिर से देखिए, द पेरिटोनियम इज फर्मली अटैच्ड टू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ द यूटरस एंड अपर 1/3 ऑफ द पोस्टीरियर वजाइनल वॉल, और दूसरा अपर 1/3 पोस्टीरियर वजाइनल वॉल से, फ्रॉम वेयर इट इज़ रिफ्लेक्टेड, कि जहाँ से वो रिफ्लेक्टेड ओवर होती है रेक्टम। तो वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन की वजह से क्या बनता है, रेक्टम और उसके बीच में एक पाउच बनता है जिसको पाउच ऑफ डोग्लास बोलते हैं, ठीक है। देखो कैसा इमेज देखने को मिलता है। तो ये है आपका कि रेक्टम, फिर आपका यूट्रस, और आगे होता है ब्लेडर, ठीक है। रेक्टम, यूट्रस एंड ब्लेडर। रेक्टम और ब्लेडर के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं रेक्टो यूटराइन पाउच, और ब्लेडर और यूट्रस के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं वेसिको यूट्राइन पाउच। समझ आ रहा है। रेक्टम
और यूट्रस के बीच में जो पाउच बन रहा है उसको बोलेंगे रेक्टो यूट्राइन पाउच, और यूट्रस और ब्लैडर के बीच में जो बन रहा है उसको बोलेंगे वेसिको यूट्राइन पाउच। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट थिंग देखो क्या है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है। आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होने के बाद रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल का ओव्यूलेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर रिमेनिंग रह गया वो कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। क्या है कॉर्पस ल्यूटियम? ओव्यूलेशन होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल का जो स्ट्रक्चर रिमेनिंग रह गया वो कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या प्रोड्यूस करता है? इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है? इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी कीपिंग हार्मोन भी कहते हैं। जो हम बोलते हैं ना कि ठंडक के इंजेक्शन दिए हैं, इसको प्रेगनेंसी नहीं रह रही थी, बार बार उसका अबॉर्शन हो रहा था, IVF में भी आपको ठंडक के इंजेक्शन देते, तो वो ठंडक के इंजेक्शन कुछ और नहीं होता, वो प्रोजेस्टेरॉन ही होता है। ठीक है, जो प्रेगनेंसी रहने के दौरान कौन बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। इफ आफ्टर ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन अकर, ओव्यूलेशन हो जाने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन होता है देन इट विल बी वर्कड अप टू 3 months, देन डिस्ट्रॉय। एंड इफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट अकर्ड, अगर ओव्यूलेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ तो 3 महीने तक प्रोसेस होगी, और अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो फर्टिलाइजेशन इज नॉट अकर्ड, देन आफ्टर ओव्यूलेशन विद इन 10 days इट विल बी डिस्ट्रॉयड विद सिम्युलटेनियसली इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्रॉप अप हो जाता है ब्लड के अंदर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो विद इन 10 days में क्या होता है? इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम डिक्रीज चला जाता है। देन अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपना काम करने लगती है, FSH बनाती है, LH बनाती है। क्यों? क्योंकि उसको फिर से फॉलिकल्स एंड ओवम को मैच्योर करना है कि नेक्स्ट मंथ उसको फिर से ओव्यूलेशन करवाना है, इसके लिए। ओके, गॉट इट द पॉइंट। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, कहाँ से निकलता है? ग्राफियन फॉलिकल्स का रिमेनिंग पार्ट्स कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को बनाता है। ठीक है, ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन डाउन जाएगा और हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो FSH एंड LH को बनाएगी। एंटीरियर ही बनाएगी, ये प्रॉपर है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो सिर्फ और सिर्फ ADH, वासोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन ही बनाती है। ठीक है, तो ये आएगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लेवल रेज रहता है, दैट फर्दर एनहांस द डेवलपमेंट ऑफ मामरी ग्लैंड। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो एनहांस रहता है, ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसको मामरी ग्लैंड जो है उसका भी डेवलपमेंट करवाना है। स्टिमुलेट ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ द डक्ट सिस्टम के लिए भी ये ज़्यादा रहता है। स्टिमुलेशन ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन इस्ट्रोजन कोज द डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू इन द ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। और इस्ट्रोजन जो है वो ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी को डेवलपमेंट करवाने का काम भी करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन इज ऑल्सो नॉन एज द ल्यूटोट्रोपिन और ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है कि जो ब्रेस्ट मिल्क के लिए जवाबदार होता है उसको ल्यूटोट्रोपिन या फिर ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन एंड लैक्टोजेनिक हार्मोन भी उसको बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज ऑल्सो नॉन एज द गैलेक्टोकाइनेसिस हार्मोन। मूवमेंट करवाता है ब्रेस्ट मिल्क का बाहर लाने में, काइनेसिस प्रोसेस करवाता है। ठीक है, लेट डाउन रिफ्लेक्स भी इसको इसीलिए बोला जाता है। दूसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो लव हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जैसे हमने बात की कि कहाँ से निकलता है, तो हाइपोथैलेमस इसके लिए जवाबदार है। हाँ है, पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। कौन? पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो हाइपोथैलेमस में होगा वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन को जो है, ठीक है, वो क्या करता है तो उसको सीक्रेट करवाता है। और ऑक्सीटोसिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो पूरी बॉडी में एक ही पॉजिटिव फीडबैक के ऊपर काम करता है। ठीक है, मतलब जब वो सीक्रेट होगा तो उसके सीक्रेट होने की वजह से यूट्रस अच्छे से जो है कॉन्ट्रैक्शन दे पाएगा। कैसे देता है? तो उसके अंदर ट्यूबल ऑस्टिया करके यूट्राइन पेसमेकर होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज होते हैं। जब ऑक्सीटोसिन आता है तो वो जो ट्यूबल ऑस्टिया है वो अपना काम करने लगता है। फर्गुसन रिफ्लेक्स दिखाता है। कौन सा रिफ्लेक्स? फर्गुसन रिफ्लेक्स दिखाता है। पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस को मेंटेन करता है, मतलब फंडस को ऊपर से कंप्रेस करता है, सर्विक्स को नीचे से डायलेट रिलैक्स करता है। फंडस को ऊपर से कंप्रेस करता है, दबाता है, और नीचे से सर्विक्स को ओपन करता है, और इसी की वजह से बेबी जो है वो इजीली बाहर आ पाता है।
देखो आपको ये सब मेरी बातों को ध्यान में आपके माइंड में स्टोर करना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा। अगर स्पीड ज़्यादा है तो मैं मेरी स्पीड को तो कम नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। आप अपनी वीडियो देखने की स्पीड को ज़रूर लो कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप कीजिएगा। चलो नेक्स्ट थिंग्स क्या है, देखो कि मायो एपिथेलियल सेल्स यूजुअली फाउंड इन फीमेल ब्रेस्ट। मायो एपिथेलियल सेल्स यूजुअली फाउंड इन द फीमेल ब्रेस्ट दैट आर इन्वॉल्व इन द लैक्टोजेनेसिस और कॉन्ट्रैक्ट्स विद द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के दौरान वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। ईच मंथ आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में आप एंटर होते हो तब ईच मंथ जो है वन oocyte कंप्लीटली म्योसिस 1 और म्योसिस 2 में से पास होता है, ठीक है। मतलब कि मैच्योर oocytes जो है वो बन जाता है प्यूबर्टी के दौरान। फर्स्ट टाइम जब आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है उसको बोलते हैं मेनार्के हुआ इसका। और जब आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है मेनोपॉज बोलते हैं, जो 45 ईयर्स के बाद हो सकता है। दूसरी बात, 15 से लेके 45 ईयर्स तक की फीमेल को एलिजिबिलिटी वाली फीमेल बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव एज वाली फीमेल बोल सकते हैं। मेल के लिए ऐसा क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, क्योंकि मेल के स्पर्म्स ऑल टाइम ऑल द एज ऑफ द टिल वो मैच्योर ही होते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ी उसमें जो दिखती है कमियाँ एज बढ़ने के साथ, पर उतनी भी नहीं कि जैसे फीमेल में मेनोपॉज के बाद वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्राइमरी ईच मंथ जो है प्यूबर्टी 1 oocyte कंप्लीट्स म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2 में से गुजरता है। प्राइमरी oocyte आफ्टर म्योसिस 1, प्राइमरी oocyte जो है वो म्योसिस 1 को कंप्लीट करके यूजुअली अकर्ड इन ओवरी नॉन एज द सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte आफ्टर म्योसिस 1 वो सेकेंडरी oocyte के नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी oocyte फॉर्म्ड बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से पहले सेकेंडरी oocyte बन जाता है। और ओव्यूलेट ओवम ये सेकेंडरी oocyte, या फिर ओव्यूलेट ओवम को भी हम सेकेंडरी oocyte बोल सकते हैं। म्योसिस 2 यूजुअली अकर्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद म्योसिस 2 देखने को मिलता है। बाकी म्योसिस 1 में ही प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte भी बन जाता है, ओव्यूलेशन ओव्यूलेट ओवम भी बन जाता है। म्योसिस 2 तो फर्टिलाइजेशन के टाइम जो है आफ्टर देखने को हमको मिलता है। एक्शन ऑफ द ओसीपी ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर क्या एक्शन दिखता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय इनहिबिटिंग गोनाडोट्रोपिन, एफएसएच एंड एलएच का प्रोडक्शन जो है वो एकदम लेस कर देंगी, कि जिसकी वजह से ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी रहेगी ही नहीं, ठीक है। तो क्या है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो एजेंट्स होते हैं वो प्रेगनेंसी को इस तरीके से नहीं होने देते हैं कि वो ऐसी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाते हैं कि गोनाडोट्रोपिन जो है एफएसएच एंड एलएच फीमेल के उसके प्रोडक्शन को ही वो इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। अफेक्टिंग बोथ पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक सेंटर, और ये दोनों का अफेक्ट करती है, हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी सेंटर को, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो हमारा प्रिंसिपल ग्लैंड है, उसके अंदर से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है और वो एंटीरियर पिट्यूटरी के एफएसएच एंड एलएच को सिक्रीट करवाने में मदद करता है, ठीक है। समझ आ रहा है। तो हाइपोथैलेमस प्रिंसिपल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड उसकी मास्टर ग्लैंड है, तो ये दोनों को भी वो अफेक्ट कर देता है, मतलब हार्मोन्स तो अच्छे से बनेगा नहीं, ओके। प्रोजेस्टेरोन एजेंट सप्रेस होता है एलएच प्रोडक्शन की वजह से, और इस्ट्रोजन एजेंट सप्रेस होता है एफएसएच प्रोडक्शन की वजह से। समझ आ रहा है। प्रोजेस्टेरोन एजेंट सप्रेस करवाएगा एलएच का प्रोडक्शन और इस्ट्रोजन एजेंट सप्रेस करवाएगा एफएसएच का प्रोडक्शन। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, अभी तक एम्स, पीजीआई, जिपमर, DTSSB और ESIC में आ चुका है, तो आपको याद रखना है प्रोजेस्टेरोन एजेंट्स को सप्रेस कौन करवाता है, एलएच प्रोडक्शन के होने से वजह से, और इस्ट्रोजन को एफएसएच प्रोडक्शन। याद रखना OF और PL, ठीक है, OF प्रोल और OF, ठीक है, याद रखना। मोस्ट कॉमन हार्मोन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द इस्ट्रोजन। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, इस्ट्रोजन। और मैंने अभी आपको बताया था कि प्रेगनेंसी कीपिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, ठंडक के इंजेक्शन वाला, यस। तो मोस्ट कॉमन हार्मोन जो ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इस्ट्रोजन एंड मोस्ट कॉमन हार्मोन ऑफ द प्रेगनेंसी इज द प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रेगनेंसी का P, प्रोजेस्टेरोन का भी P। ऑन द 14 डेज ऑफ द साइकिल सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड, क्योंकि क्या बोला था, म्योसिस 2 भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही होता है। तो 14 डेज का जब साइकिल हो जाता है तब सेकेंडरी oocyte रिलीज्ड होता है, ठीक है।
पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज नॉन एज डिसमेनोरिया। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा, डिसमेनोरिया उसको बोलते हैं। उसको मेंस्ट्रुएशन के टाइम बहुत ही पेनफुल होगा। पेनफुल ओव्यूलेशन नॉन एज द मेटल्स्कमस, और ओव्यूलेशन के टाइम उसको पेन फील होना और थोड़ा सा ब्लीडिंग होना उसको मेटल्स्कमस बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पेन होना डिसमेनोरिया, और ओव्यूलेशन के टाइम पेन होना वो क्या है, मेटल्स्कमस। याद रखना ये। डैमेजिंग लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम स्ट्रेटम फंक्शनालिस। डैमेजिंग लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम जो यूट्रस का इनर लेयर है ना, एंडोमेट्रियम। फिर कौन सा है मिडल लेयर, मायोमेट्रियम लिविंग लिगाचर ऑफ द यूट्रस, स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। फिर आता है कौन, पेरीमेट्रियम, आउटर लेयर ऑफ द यूट्रस। तो डैमेजिंग होता है लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम स्ट्रेटम फंक्शनालिस। पीक लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग मेंसेस इज ऑन 21st डेज। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के कौन से 21st डेज पे जो है ये प्रोजेस्टेरॉन पीक लेवल पे होता है। आइडियल नॉर्मल ग्राफियन फॉलिकल साइज 20 mm होती है। आइडियल नॉर्मल एंडोमेट्रियल की थिकनेस 10 to 12 mm होती है, और वही आपका मेंस्ट्रुएशन होने के टाइम शेडिंग होती है। थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस अभी मैंने बताया, मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस, मायोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूट्रस कि जिसको लिविंग लिगाचर ऑफ द यूट्रस भी बोलते हैं। नॉर्मल लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज होती है, और अगर ये होती है 28 नॉर्मली और जिसको रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो ही हम उसके अंदर रिदम मेथड, कैलेंडर मेथड का एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के रूप में यूज़ कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाओगे। ट्रिक फॉर फीमेल पेल्विस, वाइफ इज कॉलिंग टू हर हस्बैंड। वाइफ अपने हस्बैंड को बुला रही है, कैसे, आज ही घर आओ पूरे फ्रेंड्स के साथ। तो ए फॉर यूज़ ओनली बोल्ड वर्ड, यहाँ पे बोल्ड नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता देती हूँ। आज का ए फॉर द एंड्रॉइड, एच फॉर द हार्ट शेप। मेल का पेल्विस हार्ट शेप का होगा, क्योंकि मेल इज़ लाइक द फोन, वो अपने से फ़ोन को 1 मिनट भी दूर नहीं करेंगे, है ना। तो मेल को एंड्रॉयड फ़ोन बहुत पसंद है, इसलिए मेल के अंदर जो है एंड्रॉयड पेल्विस अपने हार्ट के पास रखते हैं, इसलिए हार्ट शेप का होता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, एंड्रॉयड पेल्विस हार्ट शेप का पेल्विस, और मोस्ट कॉमन मेल के अंदर होता है। फिर जी फॉर द गायनेकोइड पेल्विस की जो राउंड शेप का होता है, ठीक है, फाउंड शेप नहीं, राउंड शेप, और ये फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। फिर ए फॉर द एंथ्रोपोइड पेल्विस जो ओवल शेप का होता है। पी फॉर द प्लेटिपेलोइड पेल्विस की जो एफ फॉर द फ्लैट शेप का होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ये आपको सारे शेप दिखाए हुए हैं। गायनेकोइड पेल्विस का इनलेट कैसा होता है, राउंड। एंड्रॉइड का हार्ट शेप का, एंथ्रोपोइड का आपका एंटीरियर पोस्टीरियर ओवल, और प्लेटिपेलोइड का कैसे होता है, तो ट्रांसवर्स या ओवल शेप का होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कौन सा पेल्विस होगा कि जहाँ से बेबी इजीली डिलीवर हो जाएगा, गायनेकोइड पेल्विस की, जो मोस्टली फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। और देखो क्या है, गायनेकोइड पेल्विस की जो किस तरीके का दिखता है हमको, यस क्या बोला था गायनेकोइड पेल्विस के लिए, सी ऑफ दैट कि गायनेकोइड पेल्विस जो है उसके लिए क्या बोला जाता है, कैसा शेप उसका होता है, तो गायनेकोइड पेल्विस इज लाइक अ राउंड शेप। कैसा होता है वो, राउंड शेप का होता है। ठीक है, तो देखो दिख रहा है आपको, उसका चारों के चारों इनलेट सेम है, मिड पेल्विस, और मोरी स्पेस जो है वो भी दिख रही है आपको ग्रेटर देन 1। यस, एंड्रॉइड पेल्विस हार्ट शेप का, ठीक है, जहाँ से बेबी इजीली पास हो भी नहीं पाएगा, और मोरी स्पेस उसकी होती भी नहीं है। फिर एंथ्रोपोइड पेल्विस ओवल शेप का, यस, और प्लेटिपेलोइड पेल्विस किडनी शेप का। ओके, चलो अभी है पेल्विक बोन। इसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि पेल्विक बोन इज फॉर्म्ड बाय एंटीरियरली एंड लेटरली हिप बोन। ठीक है, एंटीरियरली एंड लेटरली जो है वो हिप बोन से बना होता है, आर कंसिस्ट ऑफ, उसके पास इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस होता है, एंड पोस्टीरियरली सैक्रम एंड कोकिक्स होता है। ठीक है, एंड पोस्टीरियरली जो है क्या होता है, तो सैक्रम एंड कोकिक्स उसमें देखने को मिलता है। तो देखो उसमें क्या है, सैक्रम दिख रहा है आपको, कोकिक्स दिख रहा है पोस्टीरियरली, यस, फिर इलियम दिख रहा है, हाँ, तो इस्चियम भी दिख रहा है, यस, और प्यूबिक भी हमको दिख रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इलियम,
इस्चियम किसको बोलते हैं, सैक्रम किसको बोलते हैं, और कॉकिक्स और सैक्रम क्या है पेल्विक बोन के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इस टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कंपोज्ड बाय 237 अमीनो एसिड। ठीक है, जो एचसीजी हार्मोन है मतलब कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, वो एक ग्लाइकोप्रोटीन का टाइप है कंपोज्ड बाय 237 अमीनो एसिड्स, और उसके अंदर जो है 237 अमीनो एसिड्स होता है। बोलते हैं ना यूपीटी के अंदर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट है ना, उसके अंदर भी तो यही देखते हैं ना एचसीजी का लेवल। इट्स प्रेजेंट डिटेक्ट बाय यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए, और यूजुअली ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलो important events following fertilization. At 0 hours fertilization usually after 15 days from LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के 15 डेज के बाद जो है वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। 4 डेज और 96 आवर मोरूला 16 सेल स्टेज का बनता है, मलबेरी जैसा लगता है, ग्रेप्स के क्लस्टर्स टाइप का लगता है। ठीक है, 13 डेज पे फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी विलाई, 16 डेज में फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी विलाई, एंड 21st डे पे फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी विलाई। 21 एंड 22nd डेज पे फिटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। 28 डेज पे फिटल का हार्ट बिगिंस टू बीट, उसका हार्ट बीट्स जो है वो सुनाई देना चालू हो जाता है। फिटल ऑर्गेनोजेनेसिस इज कंप्लीटेड, फिटल का कंप्लीट ऑर्गेनोजेनेसिस, सारे ऑर्गन 8 वीक्स पे जो है वो बन जाते हैं, 2 मंथ पे बन जाएंगे यूँ। Diameter of the fetal skull, tricks for remember just followed like that. B3 ऐसे है, 3B ऐसे है फिटल स्कल के डायमीटर में कि जिसका डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर मिलता है। सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर, सब मेंटोब्रैगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर, एंड बाई पैराइटल डायमीटर BPD 9.5 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? बी ब्रैगमेटिक, सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक, बी अगेन ब्रैगमेटिक, सब मेंटोब्रैगमेटिक, एंड बी बाई पैराइटल डायमीटर। ये सब तीनों के तीनों 9.5 सेंटीमीटर के होते हैं। फिर नेक्स्ट ट्रिक है OF SMV 11.5 सेंटीमीटर। OF मतलब ऑक्सीपिटो फ्रंटल 11.5 सेंटीमीटर, एंड SMV का मतलब है सबमेंटो वर्टिकल 11.5 सेंटीमीटर। फिर है SOF सन ऑफ फादर, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल 10 सेंटीमीटर। बिगेस्ट इसमें होता है मेंटो वर्टिकल 14 सेंटीमीटर, और स्मॉलेस्ट होता है आपका बाई टेम्पोरल डायमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो ये सब याद रखना। B3 में 9.5 सेंटीमीटर, सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर, सब मेंटोब्रैगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर, बाई पैराइटल डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर। OF SMV, OF ऑक्सीपिटो फ्रंटल 11.5 सेंटीमीटर, SMV सब मेंटो वर्टिकल 11.5 सेंटीमीटर। SOF सन ऑफ फादर, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल 10 सेंटीमीटर, बिगेस्ट होता है मेंटो वर्टिकल 14 सेंटीमीटर, एंड स्मॉलेस्ट होता है बाई टेम्पोरल डायमीटर 8 सेंटीमीटर। ह्यूमन प्लेसेंटा जो है वो डिस्कोइड डिस्क शेप का होता है, बराबर। दी प्लेसेंटा एट टर्म हैज़ डायमीटर ऑफ 15 to 20 सेंटीमीटर, वेट उसका 500 मिलीलीटर ब्लड, और उसकी 2 सरफेस होती है, मैटरनल सरफेस की जो रफ होती है सैगी सरफेस होती है, और फिटल सरफेस की जो सूद होती है साइनिंग होती है, ग्लिसनिंग होती है, एंड इज कवर्ड विद द एमनियन। तो कोरियन किसको बोलेंगे? मैटरनल सरफेस को, बराबर। क्या है? MC मैटरनल फॉर दी कोरियन, एंड फिटल का एमनियन, बराबर। FA, F क्या है? A है, ठीक है। याद रखना कि बच्चा फिटल पहले क्या बोलते हैं? अम्मा, ऐसे याद रखो। फिटल सरफेस फॉर दी अम्मा एमनियन, and maternal surface chorion. Intervillous space is bounded internally by chorionic plate and externally by the basal plate. Intervillous place जो है वो bounded होती है internally chorionic plate से और externally basal plate से। ये आपकी फिटल सरफेस, उसमें क्या दिखता है? फिटल फॉर द अम्मा एमनियन सरफेस सेगी वाली, एमनियन पार्शियली रिमूव होती है वो, और दूसरा कोरियन की जो मैटरनल सरफेस है जो रफ होती है, जिसमें कोटिलेडोन्स होते हैं ना 15 to 20, उसकी वजह से वो रफ होती है। अम्बेलिकल कोड इससे कनेक्ट होगी, बेबी के थ्रू कनेक्ट होगी,
प्लेसेंटा इन क्रॉस सेक्शन एट द अम्बिलिकल कोट। ठीक है, चलो। प्लेसेंटा मेरियर, सिंसिस्टियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स, स्टोमल टिश्यूज, एंडोथेलियम ऑफ फेटल कैपिलरीज। टेस्टिस डिसेंड होता है मेल फिटस के अंदर टू द इंटरनल इंग्वाइनल रिंग at the 28 week. Testis descend to the internal inguinal ring at 28 weeks. One testis is usually descends into scrotum at 36 weeks gestation. ठीक है, और वन टेस्टिस जो है यूजुअली डिसेंड होता है स्क्रोटम के अंदर 36 वीक पे, और बोथ द टेस्टिकल्स डिसेंड डेड इनटू द स्क्रोटम एट 40 वीक्स जेस्टेशन। ठीक है, और बोथ टेस्टिकल्स डिसेंडेड इनटू द स्क्रोटम एट 40 वीक्स जेस्टेशन। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना पड़ता है पता है? आपको बिल्कुल भी ठंडे ठंडे हाथों से छोटे बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करना है। अदरवाइज़ आपने अगर स्क्रॉटम के ऊपर ठंडा हाथ लगाया तो टेस्टिस जो है कि जो स्क्रॉटम के अंदर है वो डर जाएगा और क्या हो जाएगा, ऊपर इंग्वाइनल कैनाल में चला जाएगा, और आप जब फील करोगे स्क्रॉटम में आपको टेस्टिस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, क्रिप्टोर्किडिज्म जिसको बोलते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी। बच्चा जब डर जाता है फियर और एंग्जाइटी की वजह से भी ये देखने को मिलता है। 1 ईयर तक इसमें कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, 1 ईयर तक वेट करते हैं, उसके साथ उसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देना चालू करते हैं तो वो टेस्टिस अपने आप डिसेंड हो सकते हैं। नहीं हो तो ऑर्कियोपैक्सी सर्जरी किया जाता है और डिसेंड करते हैं। अदरवाइज 1 ईयर तक तो वेट ही करते होते हैं। तो ये भी आप याद रखना कि टेस्टिस को ठंडे ठंडे हाथ से, स्क्रॉटम को ठंडे ठंडे हाथ से बिल्कुल भी फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करते, वरना क्रीमास्टेरिक रिफ्लेक्स होता है और टेस्टिस जो है वो डर के मारे इंग्वाइनल कैनाल में चले जाते हैं। फ्रॉम 15 days to 10 weeks of embryo life, yolk sac work as a fetal hematopoiesis. Afterward, liver become as a hematopoiesis site of fetus, then gradually RBC site extend to the spleen and bone marrow. ठीक है, तो 15 days to 10 weeks एम्ब्रायो का लाइफ यॉक सैक वर्क एज अ फिटल हेमोपोएसिस का काम करता है। आफ्टरवर्ड लीवर जो है वो हेमेटोपोएसिस का काम करता है, और साइट ऑफ द फिटस देन ग्रेजुअली आरबीसी साइट एक्सटेंड टू द स्प्लीन एंड बोन मैरो। एमनियोटिक फ्लूइड कंप्लीट रिप्लेस्ड बाय न्यू फ्लूइड विद इन 3 years। हर 3 घंटे पे एमनियोटिक फ्लूइड का रिप्लेसमेंट होता रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड में सबसे ज़्यादा कंटेंट किसका होता है? फिटल यूरिन का होता है। किसका होता है? फिटस यूरिन का होता है। हर एक 3 घंटे पे ये चेंज होता रहता है। नॉर्मल हेमोग्लोबिन लेवल ऑफ फिटस इज 16.5 to 18.5 ग्राम पर DL सबसे ज़्यादा। बिटवीन 6 to 12 months द फिटल हीमोग्लोबिन उसके अंदर 2 अल्फा एंड 2 गामा होता है, जबकि एडल्ट के अंदर 2 अल्फा 2 बीटा होता है, बच्चों के अंदर 2 अल्फा 2 गामा होता है। क्यों? इज कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय एडल्ट हीमोग्लोबिन हो जाता है, 2 अल्फा 2 फीटा में वो कन्वर्ट हो ही जाता है। पर जब वो बच्चा होता है तब 6 to 12 मंथ्स तक उसके अंदर 2 अल्फा 2 गामा वाली सिचुएशन रहती है, पर वो धीरे 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 कन्वर्ट हो गए एडल्ट वाले में 2 अल्फा 2 बीटा में आ जाता है। फिटल ब्लड हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर अफिनिटी, और फिटल के अंदर 2 अल्फा 2 गामा होता है उसके अंदर, उसकी वजह से उसका हीमोग्लोबिन हैज़ अ ग्रेटर अफिनिटी और बाइंडिंग कैपेसिटी टू द ऑक्सीजन। इसके लिए उसका हीमोग्लोबिन और उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी और अफिनिटी इतनी ज़्यादा है कि वो ऑक्सीजन से इजीली जुड़ जाता है। मैटरनल IgG, मैटरनल इम्यूनोग्लोबिन जो G है, क्रॉसेस द प्लेसेंटा फ्रॉम 12 weeks टू ऑनवर्ड्स टू गिव द फिटस नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और IgG एकदम सेफ है बच्चे के लिए, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके भले जाता है 12 weeks पे, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का काम करेगा पर कोई नुकसान नहीं करेगा। नियर टर्म द फिटस यूरिन प्रोडक्शन, टर्म पे जब बच्चा टर्म पे आ जाता है ना, मतलब कि 37 से 42 वीक्स, या फिर हम बोले 259 to 294 डेज, ये भी याद रखना आता है। टर्म मतलब 37 से 42 वीक्स या फिर 259 से 294 डेज। उसके टर्म पे आने के वक्त बच्चा जो है यूरिन प्रोडक्शन यूजुअली 650 मिलीलीटर पर डेज करता है। एक दिन का 650 मिलीलीटर यूरिन जो है वो प्रोडक्ट करता है। ठीक है, द फिटस मेकोनियम कलर लुक्स लाइक अ ग्रीनिश ब्लैक ड्यू टू पिगमेंट, बाइल पिगमेंट बिलीवर्डिन। ठीक है, एडल्ट के अंदर क्या होता है? स्टर्कोबिलिन की वजह से स्टूल का कलर येलो होता है, पर बच्चों के अंदर फिटस मेकोनियम जो है, जो बच्चा फर्स्ट स्टूल पास करेगा उसको मेकोनियम बोलते हैं, और उसका कलर ग्रीनिश ब्लैक होता है
ड्यू टू बाइल पिगमेंट बिलीवर्डिन, fetal endocrinology, secretion of growth hormone, ACTH, adrenocorticotropic hormone, prolactin, TSH, thyroid stimulating hormone, and gonadotropin hormone started to secretion at 10 weeks. ये सब सीक्रेट होना चालू हो जाता है 10 वीक्स पे. फिर उसका जो सेक्स है उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा. थायराइड हार्मोन बिगिंस टू फॉर्म बाय 12 वीक्स, इंसुलिन बिगिंस टू फॉर्म 12 वीक्स, थायराइड एंड इंसुलिन बिगिंस टू फॉर्म 12 वीक्स एंड ग्लूकागॉन बिगिंस टू फॉर्म 8 वीक्स. अभी एमनियोटिक सेक एंड फ्लूइड, तो 4 से 8 वीक्स में एमनियोटिक फ्लूइड सिर्फ 20 मिलीलीटर होता है. ठीक है. फिर जो बोले कि 20 वीक पे 350 मिलीलीटर, 37 वीक पे ये हो जाता है 700 से 1000 मिलीलीटर, और 40 वीक से अगेन ये थोड़ा कम होता रहता है, 600 मिलीलीटर हो जाता है. याद रखिएगा. 4 से 8 वीक में 20 मिलीलीटर, 20 वीक पे 350 मिलीलीटर, 37 वीक पे 700 to 1000 मिलीलीटर, एंड 40 वीक पे जो है टर्म पे पहुंचते वक्त ये थोड़ा कम 600 मिलीलीटर हो जाता है. वेट इंक्रीज्ड 60 ग्राम टू 1000 ग्राम बाय हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रॉफी. ये किसके वेट की बात हो रही है? यूट्रस का वेट. नॉन प्रेग्नेंट में यूट्रस का वेट सिर्फ और सिर्फ 60 ग्राम होता है. लेंथ 7.5 सेंटीमीटर होती है. प्रेग्नेंट में जब ये पहुंचता है ना 1000 ग्राम हो जाता है, और लेंथ भी इसकी 35 सेंटीमीटर हो जाती है. ये सब कैसे होता है? हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रॉफी की वजह से. एमेनोरिया भी देखने को मिलता है. एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाता है 9 मंथ्स तक ड्यू टू दी कॉर्पस ल्यूटियस हार्मोन, ड्यू टू दी कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन्स. और वही क्या बनाता था? बचे हुए ग्राफियन फॉलिकल्स से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बनाता था. शेप ऑफ द यूट्रस चेंज होता है लाइक एज फॉलोइंग. अर्ली 3 मंथ्स में नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में वो पीरीफॉर्म शेप का होता है, प्योर शेप का होता है. 12 वीक्स पे ग्लोब्यूलर लाइक एज अ ग्रेप फ्रूट, 16 वीक्स पे डॉम शेप, 12 वीक्स पे ओवियोइड शेप, 28 वीक्स पे ओवल शेप, एंड 36 वीक पे वो स्पेरिकल शेप का दिखता है. 3 मंथ पे पीरीफॉर्म, 12 वीक पे क्या होता है? ग्लोब्यूलर लाइक एज अ ग्रेप फ्रूट, 16 पे डॉम शेप, 20 पे ओवियोइड शेप, 28 पे ओवल शेप, एंड 36 पे स्पेरिकल शेप का ये देखने को मिलता है. एंटीनेटल विजिट कितनी बार करनी चाहिए इंडिया के अंदर? फर्स्ट विजिट. तो इंडिया के अंदर एंटीनेटल विजिट जो है वो कितनी होती है? यस, क्या लिखा है देखो कि फर्स्ट विजिट एवरी 4 वीक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 to 32 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन. सेकेंड विजिट एवरी 2 वीक्स फ्रॉम 22 to 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. थर्ड विजिट होती है वीकली फ्रॉम 36 वीक्स टू द डिलीवरी ऑफ द फीटस. समझ आ गया? अकॉर्डिंग टू WHO ऐसा बोलते हैं कि मिनिमम 4 विजिट तो होनी ही चाहिए. बराबर. प्रेग्नेंट वुमन की फर्स्ट विजिट उसकी 16 वीक्स पे, सेकेंड विजिट उसकी करवाओ 24 to 28 वीक्स पे, थर्ड विजिट करवाओ 32 वीक्स पे, और फोर्थ विजिट उसकी करवाओ 36 वीक्स पे. ठीक है, याद रहेगा. इंडिया में बोलते हैं फर्स्ट विजिट जो है एवरी 4 वीक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 to 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. सेकेंड विजिट जो है एवरी 2 वीक्स फ्रॉम 22 to 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. और थर्ड विजिट पे बोलते हैं कि वीकली आओ आप 36 वीक्स टू द डिलीवरी ऑफ द फिटस तक. अकॉर्डिंग टू WHO ऐसा बोलते हैं कि बहन तुम मिनिमम 4 विजिट तो कर. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट विजिट 16 वीक्स पे करो, सेकेंड विजिट जो है 24 to 28 वीक्स पे आप करो. ठीक है. फिर जो है थर्ड विजिट जो है आपकी 32 वीक्स पे होनी चाहिए, और फोर्थ विजिट जो है आपकी 36 वीक्स पे होनी चाहिए, ये बोलते हैं. ठीक है. अगर हम यही बात करें कि हम HbA1c की भी तो विजिट देखते हैं डिलीवरी होने के बाद. ठीक है, कितनी विजिट होती है? तो हम बोलते हैं मोस्टली कि 6th विजिट और 7th विजिट का क्राइटेरिया है. अगर डिलीवरी इंस्टीट्यूशन में हुई तो कितनी विजिट होगी? यस, 6th विजिट होगी. ठीक है, कि पहला विजिट उसका 3rd डे पे, दूसरा 7th डे पे, तीसरा 14 डे पे, फोर्थ विजिट आपका 21st डे पे, 5th विजिट 28 डे पे, और 6th विजिट 42 डे पे. ये 7th का टेबल है. देखो, फर्स्ट विजिट 3 पे हुआ, सेकेंड विजिट 7, थर्ड विजिट 7 to 14 डेज पे, फोर्थ विजिट 7 3 21 डेज पे, फिफ्थ विजिट 7 4 28 डेज पे, 7 1 7, सेकेंड विजिट 7 2 14, थर्ड विजिट 7 3 21, फोर्थ विजिट 7 4 28, फिफ्थ विजिट, और सिक्स्थ विजिट होती है 42nd डे पे, मतलब सीधा 7 6 पे होती है. ठीक है.
अभी 7 विजिट कब होगी? जब होम डिलीवरी होती है तब। एक तो पहली बार आशा खुद उसके घर पे जाएंगे फर्स्ट डे पे, फिर सेम सेकेंड विजिट थर्ड डे पे, थर्ड विजिट 7 डे पे, फोर्थ विजिट 14 डे पे, फिफ्थ विजिट 21 डे पे, सिक्स्थ विजिट 28 डेज पे और सेवन्थ विजिट आपकी 42। तो ये भी याद रखना कि होम डिलीवरी हुई तो आपको करवानी पड़ेगी कितनी, बराबर, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में कितनी करवानी पड़ती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्या आप बोला है यहाँ पे देखो, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम इज ऑल्सो नॉन एज सुपाइन वेना केवा सिंड्रोम, क्योंकि जो हमारा यूट्रस होता है ना वो ऑलरेडी राइट साइड पे जो है थोड़ा टिल्ट होता है। प्रेगनेंसी रहती है तो बच्चे के वेट की वजह से वो, और जो है आप सुपाइन सो या फिर आप जो है जो बोलते हैं कि आप राइट साइड पे जो है सो जाओ, तो फिर तो आपको ये प्रॉब्लम रहनी ही वाली है कि आपका जो, क्योंकि यूट्रस का जो राइट साइड है ना, एक तो नॉर्मली वो टिल्ट होता है राइट साइड पे, और दूसरा यूट्रस के राइट साइड से ना इन्फीरियर वेना केवा भी पास होती है, और बच्चे का वेट बढ़ता है ना तो यूट्रस और जो है राइट साइड जाएगा, राइट साइड सोओगे तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम आएगी, और वो इन्फीरियर वेना केवा पे कंप्रेस करता है, इन्फीरियर वेना केवा कंप्रेस होती है और मदर को सांस लेने में और सब में दिक्कत आती है, उसका बीपी लो हो जाता है, तो इसको बोलते हैं सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम। राइट भी बिल्कुल नहीं सोना है, उसको बोलते हैं कि बहन अगर आपको अच्छे से आपकी डिलीवरी, बच्चे को वो करना है, आपको अच्छे से रहना है, तो आप जब तक प्रेगनेंसी है लेफ्ट लेटरल साइड पे सो जाइए, ठीक है। तो देखो सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ए सुपाइन वेना केवा सिंड्रोम इन विच वेट ऑफ द एनलार्ज्ड यूट्रस कंप्रेसेस द इंफीरियर वेना केवा। जो एनलार्ज यूट्रस है उसका वेट की वजह से इंफीरियर वेना केवा कंप्रेस होगी, रिजल्टिंग ब्लड रिटर्न टू हार्ट डिक्रीज, उसकी वजह से जो ब्लड हार्ट तक पहुंचना चाहिए वो डिक्रीज हो जाता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से मम्मी को लाइट हेडेक होगा, पाल्पिटेशन होगा एंड फेंटनेस फील होता है। प्लेस द क्लाइंट इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन टू प्रिवेंट सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम इन लेट थर्ड ट्राइमेस्टर इफ पेशेंट लाई इन सुपाइन पोजीशन, क्योंकि तभी तो बच्चा एकदम हेल्दी हो जाता है। ग्रेविड यूट्रस प्रेस ऑन इंफीरियर वेना केवा, देखो यहाँ पे दिखा है अभी इमेज में इंफीरियर वेना केवा कैसे सिचुएटेड है ना। डिक्रीज करेगा वीनस रिटर्न को, उसकी वजह से डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा, हाइपोटेंशन होगा मदर के अंदर, और बच्चे के अंदर भी फिटल ब्लड फ्लो डिक्रीज जाएगा और फिटल डिस्ट्रेस भी देखने को मिलेगा। इसी के लिए उसको बोलना है कि बहन आप लेफ्ट लेटरल पे सो जाइए, ठीक है। एवरेज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज 11 to 14 किलोग्राम और 24 to 27 पाउंड। सिंगल टॉन प्रेगनेंसी की बात हो रही है, मदर ने अगर सिंगल टॉन प्रेगनेंसी कंसीव की, एक ही बच्चा है, तो उसको 11 to 14 किलोग्राम या 24 to 27 पाउंड उसका वेट गेन होगा। जैसे कि 3 ट्राइमेस्टर होते हैं ना, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर उसका 1 किलोग्राम, सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसका 5 किलोग्राम और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर उसका 5 किलोग्राम, ऐसे उसका वेट गेन होता है, और ऐसे होके उसका 11 किलोग्राम तक जो है वो होता है, ठीक है। और क्या क्या जो है इसमें देखने को मिलता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम कंसीडर करते हैं उसका बराबर कितना, तो फर्स्ट से लेके 13 वीक तक या फर्स्ट से 3 मंथ्स तक, सेकेंड ट्राइमेस्टर 4 से 6 मंथ्स तक, मतलब 14 से 27 वीक्स तक, और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 7 to 9 मंथ, मतलब 28 से 40 वीक्स तक। क्लियर है। तो इसमें किस किस का वजन जो है मेंटेन किया इंक्लूड होता है कि जिससे मदर का इतना वजन गेन होता है। यूट्रस का 900 to 1000 ग्राम बढ़ा, मैटरनल की वजह से हुआ ये। फिटस का तो होता ही है 3000 से 3500 ग्राम, बराबर, वो फिटस की वजह से बढ़ा। ब्रेस्ट का उसका 500 ग्राम बढ़ेगा मैटरनल की वजह से। प्लेसेंटा का 500 से 700 ग्राम वो फिटस का है। और ब्लड भी 1200 से 1500 मिलीलीटर और ग्राम बढ़ता है मैटरनल का। एमनियोटिक फ्लूइड 800 से 1000 मिलीलीटर फिटस का। फैट 400 ग्राम मदर का, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 1200 मिलीलीटर मैटरनल का बढ़ता है, और उसकी वजह से ये सब देखने को मिलता है, याद रखिएगा ये सब। द नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस रिसीव्ड 2% एंड ब्रेस्ट फॉर 1% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट। जब मदर प्रेग्नेंट नहीं होती है तब उसका यूट्रस 2% और उसकी ब्रेस्ट 1% कार्डियक आउटपुट पाती है। वेयर एज एट टर्म, जब वो टर्म में होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो यूट्रस 15% टोटल कार्डियक आउटपुट पाता है।
जो 2% और 1% था वो प्रेग्नेंट होने पे 15% कार्डियक आउटपुट पाता है। देख लो, विच टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस सीन इन लेटर प्रेगनेंसी। लेटर प्रेगनेंसी में कौन सा कॉन्टिनेंस देखने को मिलता है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। आप जरा सी खांसी भी खाओगे, छींक खाओगे ना, फिर भी जो है यूरिन पास हो जाएगा। ड्यू टू यूरेथ्रल स्फिंक्टर वीकनेस, टोटल बॉडी वाटर इन प्रेगनेंसी इज इंक्रीज्ड अबाउट 6.5 लीटर। Pregnancy is a hypercoagulable state due to increase in fibrinogen level about 50%. Pregnancy is hypocoagulable, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गए क्योंकि इंक्रीज होता है इसके अंदर फाइब्रिनोजन का लेवल 50% है। डेली सप्लीमेंट्री आयरन यूजुअली 50 मिलीग्राम इसको लेने के लिए बोलना है। इज नीडेड फॉर ऑल प्रेग्नेंट मदर्स एवरी डे फ्रॉम 16 वीक्स से ऑनवर्ड्स तक इसको लेने के लिए बोलना है। कितना? 60 मिलीग्राम आयरन। ठीक है। Daily calcium requirements during pregnancy and lactation is about 1000 to 1500 milligram. Uterine blood flow at term is about 750 milliliter per minute. About 8 to 10% total cardiac output होता है यूट्राइन ब्लड फ्लो के पास। हाफ लाइफ ऑफ द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इज 36 आवर। हाफ लाइफ ऑफ द एससीजी हार्मोन इज 36 आवर। एससीजी हार्मोन कैन बी डिटेक्टेड इन द मैटरनल यूरिन। एससीजी हार्मोन कहाँ पे डिटेक्ट हो पाता है? तो मैटरनल यूरिन में, इसीलिए यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से डिटेक्शन होता है। सीरम एज अर्ली एज 8 to 9 days ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। वी कंसिडर्ड ऑलवेज नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज 280 days। नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है प्रेगनेंसी का? 280 days। हमने क्या बोला था? 259 से 294 days बराबर। 280 days नॉर्मल ड्यूरेशन बाय वन ऑफ द मेथड, बट यूजुअली दिस ड्यूरेशन इज फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड। पर ये ड्यूरेशन कब से गिने जाते हैं, काउंट होते हैं? लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड LMP से। विथ नॉर्मल मेंसेस साइकिल, उसकी नॉर्मल मेंसेस साइकिल होनी चाहिए, रेगुलर मेंसेस साइकिल होनी चाहिए 28 days, तब उसका 280 days होता है। 28 मल्टीप्लाई करो 10, 280 days टू EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी। बट फर्टिलाइजेशन से अगर आप काउंट करोगे तो 40 days प्रायर टू बी एक्सपेक्टेड मिस्ड पीरियड होगा। समझ आ रहा है? तो 280 में से -14 करने का बराबर। तो नॉर्मली जब LMP से आप काउंट करोगे 280 days, बट अगर आप 280 days से, बट अगर हम यही बात करें कि अगर उसका फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन कब होता है? 14 days पे। 14 days को 280 में से माइनस कर दो, मतलब LMP से फर्टिलाइजेशन तक का टाइम हमको नहीं काउंट करना है। तो कितना आ जाएगा? प्रायर टू एक्सपेक्टेड डेट मिस्ड पीरियड। दस द ट्रू जेस्टेशनल पीरियड, अगर आपको पूछा हो कि ट्रू जेस्टेशनल पीरियड तो क्या आंसर आएगा? 266 days। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। LMP से पूछा है 280 days, ट्रू जेस्टेशनल पीरियड पूछा है तो 40 days माइनस हो जाएगा 280 में से, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 266 days इज एन एक्चुअल और ट्रू नॉर्मल जेस्टेशनल पीरियड। सो दिस इज ऑलवेज क्रिएट्स कन्फ्यूजन इफ इट विल कम इन एनी एग्जाम। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ट्रू पूछा है आपको, अगर ऐसा पूछा है कि ट्रू जेस्टेशनल या ट्रू नॉर्मल जेस्टेशनल पूछा है, आंसर 266 days ही आएगा। कुछ भी नहीं पूछा है, नॉर्मल ड्यूरेशन पूछ लिया है तो 280 days आएगा। ठीक है। फीटल हार्ट रेट डिटेक्टेड बाय डॉपलर बाय 10 weeks। डॉपलर अल्ट्रासाउंड से 10 weeks से हम फीटल हार्ट रेट को जो है सुन पाते हैं। एंड विद एन ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप और नॉर्मल स्टेथोस्कोप, पिनार्ड स्टेथोस्कोप के थ्रू फीटल हार्ट रेट को हम 18 to 20 weeks पे सुन पाते हैं। एक्सटर्नल बैलोटमेंट इज़ यूजुअली एलिसिटेड एज अर्ली 20 weeks। जब हम फीटल हार्ट रेट को नॉर्मली स्टेथोस्कोप या पिनार्ड स्टेथोस्कोप से देखते हैं तभी हम एक्सटर्नल बैलोटमेंट भी कर पाते हैं 20 weeks पे। एंड इंटरनल बैलोटमेंट होता है 16 to 28 weeks पे। एक्सटर्नल बैलोटमेंट 20 weeks, इंटरनल बैलोटमेंट 16 to 28 weeks। ठीक है। चलो नेक्स्ट सिचुएशंस क्या बोली है, देखो ये आपको दिखा है, जो पहली फिगर है ना वो आपको दिखा रहा है एक्सटर्नल बैलोटमेंट है। ठीक है। एक बाजू से अगर आप बच्चे को जो है वो कंप्रेस धक्का लगाते हो तो दूसरी बाजू आपको कुछ आया ऐसा फील होगा, क्योंकि बच्चा एक स्विमिंग पूल के अंदर है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर है, इसलिए आपको लगेगा कि जैसे कुछ टकरा के वापस गया, तो वह एक्सटर्नल बैलोटमेंट है। और इंटरनल बैलोटमेंट के अंदर आप फिंगर का यूज़ करोगे, वजाइना के थ्रू आप जो है फिंगर को इंसर्ट करके थोड़ा ऊपर की ओर धक्का लगाओगे तो फिर से आपको कुछ ऊपर जाके वापस नीचे आया वैसा फील होगा, वो इंटरनल बैलोटमेंट है। एक्सटर्नल बैलोटमेंट 20 weeks पे, इंटरनल बैलोटमेंट 16 to 28 weeks पे हम करते हैं। याद रखना है, दोनों बैलोटमेंट के टाइम पूछे जाते हैं। इवन द फीटल हार्ट रेट के भी टाइम पूछे जाते हैं कि किसकी मदद से आप कौन से टाइम पे ये फील करते हो। ठीक है।
नेक्स्ट सिचुएशन इज फॉर दैट गटपाल असेसमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गटपाल असेसमेंट जो है उसका होता है जी फॉर दी ग्रेविडा. मदर कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, उसने कितनी बार मातृत्व का सुख पाया, वो है ग्रेविडा. ठीक है, डिलीवरी नहीं हुई है, सिर्फ उसने प्रेगनेंसी कंसीव की है. टर्म का मतलब कब है कि जब बच्चा 37 वीक्स पे डिलीवर होगा और वो भी लाइव बच्चा होना चाहिए, तब हम उसको काउंट करेंगे. प्रीटर्म क्या है, 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के पहले या टू 59 डेज के पहले बच्चा डिलीवर हो गया, इट कंसिडर टू दी प्रीटर्म बेबी. अबॉर्शन क्या है, अबॉर्शन हो जाना, मिसकैरेज हो जाना 20 वीक्स के पहले, तो ये क्या हो जाता है आपका अबॉर्शन. और एल फॉर द लाइव बच्चा, कितने बच्चे अभी उसके जिंदा है, लिविंग चिल्ड्रन कितने हैं, वो होता है एल. ठीक है, तो दैट इज वन इज द गटपाल स्कोर. जी फॉर द ग्रेविडा, टी फॉर द टर्म, पी फॉर द प्रीटर्म, ए फॉर द अबॉर्शन एंड एल फॉर द लाइव बच्चा. दूसरी सिचुएशन, अगर आपको यूँ बोला हो कि पैरिटी क्या है, तो पैरिटी वो चीज़ होती है कि मदर ने कितनी बार डिलीवर्ड की प्रोसेस में से वो हुई है, उसने बच्चा डिलीवर्ड कितनी बार किया है, वो सिचुएशन, और बच्चा तो लाइव ही होना चाहिए, तो वो उसका पैरिटी है. ठीक है, वो उसका पैरिटी है. और ग्रेविडा मतलब कि सिर्फ उसने प्रेगनेंसी कंसीव की है, वो चीज़ है. तो ये दोनों डिफरेंस है, याद रखना. ओके, नेक्स्ट सिचुएशन है आपको घटपाल कैसे ढूंढना है वो. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक वुमन है, इज प्रेग्नेंट फॉर द 4th टाइम, चौथी बार प्रेग्नेंट हुई है, मतलब ग्रेविडा उसका क्या है 4, जी कितना होगा 4, क्योंकि इंक्लूडिंग प्रेजेंट 1. ठीक है, वो सब हो गया, 4 बार प्रेग्नेंट है बस. सी हैड 1 इलेक्टिव अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसका एक अबॉर्शन हो चुका है, तो ए के अंदर एक लिख दो. ठीक है, डॉटर हु वॉज बॉर्न 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, और उसका डॉटर है 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन का, उसमें अबॉर्शन में हुई थी, वो तो गई काम से. एंड अ सन हु वॉज बॉर्न एट 36 वीक, सन उसका हुआ है कहाँ पे 26 वीक पे, सॉरी 36 नहीं है, 26 होगा, तो 26 पे मतलब उसका लिख लिया. प्रीटर्म के अंदर एक हुआ. जेस्टेशन कैलकुलेट करो घटपाल स्कोर उसका, तो लिविंग चिल्ड्रन 2 है, क्योंकि यहाँ पे वो तो कुछ बताया नहीं है, 2 के बारे में ही बताया, तो 2 तो जिंदा ही हो गए, तो 1 डॉटर या 1 सन या 2 भी हो सकते हैं. तो घटपाल इसका हो जाएगा जी उसका 4, टर्म में उसका एक ही हुआ, प्रीटर्म 1, अबॉर्शन 1, लाइव बच्चे 2. ठीक है, ये देखने को मिलेगा, क्योंकि टर्म और प्रीटर्म वाले एक बच्चे हो गए ना, तो 2 हो गए ना उसके जिंदा बच्चे. ठीक है, इफ वुमन हैव प्रेजेंट प्रेगनेंसी विद ट्विंस देन इट्स कंसिडर 1 ग्रेविडा. भले ही वुमन ने ट्विंस प्रेगनेंसी कंसीव किया तो एक ही बार में है ना. ठीक है, तो उसको ग्रेविडा 1 ही कंसिडर करेंगे, 2 नहीं करेंगे. बराबर. ट्विंस मतलब क्या, 2 बच्चा होना. ठीक है, ट्रिपलेट्स मतलब क्या, 3 फिटस होने. और फिर हम बोले कि क्वाड्रुप्लेट्स मतलब क्या, 4 बच्चे होने. क्विंटुप्लेट्स बोले तो क्या, उसके 5 बच्चे होने. सेक्सट्यूप्लेट्स मतलब क्या, उसके 6 बच्चे होने. ठीक है, तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है, याद रखना. बस सब में ग्रेविडा 1 ही काउंट होगा. अभी ये नेगलेज रूल फॉर ईडीडी, काउंट ऑफ द ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी. वुमन शुड बी हैव रेगुलर 28 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होना चाहिए, तभी ईडीडी आप नेगलेज से काउंट कर पाओगे, वरना कर ही नहीं पाओगे. एवन दो बच्चे अगर एक से ज़्यादा है, ट्विंस है, ट्रिपलेट्स है, क्वाड्रुप्लेट्स प्रेगनेंसी है, उसके अंदर भी ईडीडी कभी भी काउंट होगी ही नहीं, क्योंकि वो सब में प्रीटर्म डिलीवरी ही होती है, डेट के पहले ही डिलीवरी हो जाती है. फर्स्ट मेथड है सब्ट्रैक्ट करो, 3 महीने को 7 डेज को ऐड करो. फर्स्ट डे ऑफ द LMP से ये चीज़ें करनी पड़ती है, और 1 ईयर तक आपको ऐड करना है. ये थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, इसके लिए हम नेक्स्ट मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हम 7 डेज़ को 9 मंथ को ऐड कर देते हैं LMP के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको कोई फीमेल आई है और बता रही है कि मेरी LMP 12 अगस्त 2014 थी, उसकी EDD काउंट करके दो, तो क्या होगा, 12 के अंदर 7 डेज़ को प्लस कर दो, क्या आ जाएगा आपका आंसर 19. ठीक है, और अगस्त के अंदर 9 मंथ्स को ऐड करो, तो क्या आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई. अभी नेक्स्ट ईयर जो है वो चेंज हो चुका है, 2014 का 2015 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 19 मई 2015 इसकी EDD रह सकती है, इस दिन पे उसका बच्चा डिलीवर हो सकता है. ठीक है, ये आपका नेगलेज फॉर्मूला फॉर यूजिंग द काउंट ऑफ द EDD. नेक्स्ट थिंग है फंडल हाइट अकॉर्डिंग टू एज ऑफ द जेस्टेशन. अगर बच्चा 12 वीक्स का हुआ तो फंडस जो है प्यूबिक बोन पे पहुंचेगा. 16 वीक्स का होगा तो हाफ वे होगा बिटवीन अम्बाइलिकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस से. 20 वीक्स पे 2.5 सेंटीमीटर बिलो होगा अम्बाइलिकस पे. 22 वीक्स पे बिल्कुल अम्बाइलिकस तक यूट्रस का फंडस पहुंच चुका होगा. 36 वीक पे जिफोइड प्रोसेस तक पहुंचेगा.
37 to 40 वीक्स पे ये बिलो होगा जिफोइड प्रोसेस से ड्यू टू द लाइटनिंग, क्योंकि बच्चा थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि उसको बर्थ कैनाल पैसेज से पास्ट होके डिलीवर्ड होना है इसके लिए। तो 12 वीक्स पे फंडस एज जस्ट प्यूबिक बोन होगा, क्योंकि एक्चुअली जी यूट्रस है वो पैल्विक ऑर्गन है, एब्डोमिनल ऑर्गन भी नहीं है वो, ठीक है। तो फिर भी वो बच्चा जब होता है तो जिफोइड प्रोसेस तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो 12 वीक्स फंडस एट जस्ट अबव द प्यूबिक बोन, 16 वीक्स हाफ वे बिटवीन अम्बाइलिकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, 20 वीक्स पे 2.5 सेंटीमीटर बिलो द अम्बाइलिकस, 22 वीक्स पे लेवल ऑफ द अम्बाइलिकस, 36 वीक्स पे जिफोइड प्रोसेस, 37 टू 40 वीक्स पे बिलो द जिफोइड प्रोसेस ड्यू टू लाइटनिंग, क्योंकि थोड़ा नीचे आता है इसलिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, इसमें दिखाया है आपको इमेज में कि अम्बाइलिकस पे वो जो है कब पहुंचता है 22 वीक्स पे, 16 वीक्स पे तो थोड़ा नीचे होता है अम्बाइलिकस के, 26 वीक्स पे कहाँ होता है, फिर 28 वीक्स पे कैसा दिखता है, 40 वीक्स पे वो नीचे आ जाता है, 30 वीक्स पे ऊपर है, 40 वीक्स पे ड्यू टू द लाइटनिंग प्रोसेस नीचे आता है। एट 40 वीक्स द फंडस कैन ड्रॉप बिलो द 38 वीक्स लेवल, 38 पे जितना होता है ना उससे भी वो नीचे आ जाता है, क्यों, ड्यू टू द लाइटनिंग प्रोसेस। लेवल एज प्रेजेंटिंग पार्ट ड्रॉप्स फर्दर इनटू द पेल्विस, ये जिफिस्टर्नम है। एट 38 वीक्स द फंडस इज यूजुअली लोकेटेड अंडर द जिफिस्टर्नम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अम्बाइलिकस पे कब पहुंचता है, अम्बाइलिकस से 2.5 सेंटीमीटर नीचे कब होता है, अम्बाइलिकस और जिफोइड स्टर्नम के बीच में कब होता है, जिफोइड स्टर्नम पे कब होता है, ठीक है। तो रिमेंबर फॉर दैट विथ द प्रेजेंस ऑफ द वीक्स। हाउ टू मेजर द फंडल हाइट, मेजर टैप लेंगे और उससे करेंगे, ठीक है। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में सुलाना है, प्लेस द एंड ऑफ द टैप मेजर जो है एट द लेवल ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस पे रखनी है, स्ट्रेच द टैप टू द टॉप ऑफ द यूट्राइन फंडस, यूट्राइन फंडस को देखने के लिए आप अपना पाम ऑफ द हैंड जो है उसको प्लेस करेंगे वहाँ पे। नोट एंड रिकॉर्ड द मेजरमेंट, नोट ये करना है कि व्हेन मेजरिंग द फंडल हाइट क्लाइंट शुड बी प्लेस्ड इन द लेटरल पोजीशन जस्ट आफ्टर द हाइट मेजर टू द प्रिवेंट सुपाइन हाइपोटेंसिस। फटाफट से मेजर कर लेना है, क्योंकि आप सुपाइन में कर रहे हो, इसको जो है सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम होने का क्रिएट हो गया तो आप और दोनों दिक्कत में आ जाओगे, इसलिए फटाफट से इसको कंप्लीट कर देना है। हो सके तो आपको लेफ्ट लेटर में पेशेंट को पोजीशन दे के भी ये कर सकते हो, बट इसका रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा, ओके। तो मेजर टाइप का नॉर्मली यूज़ करेंगे, रिमेंबर फॉर दैट। देखो ऐसे जो है इसको काउंट कर सकते हैं कि नीचे जो एकदम सिम्फाइसिस प्यूबिस पे उसका एंड पॉइंट रखते हैं और ऊपर की साइड जो है फंडस के ऊपर इसका मेजर टाइप का ऊपर रखते हैं, और ऐसे फंडल हाइट को जो है मेज़र किया जाता है। दूसरे भी फॉर्मूलाज आते हैं जिससे हम फंडल हाइट को मेज़र कर सकते हैं, बट वो यूएसजी मशीन से ही डायरेक्टली काउंट हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डिक्रीज होता है जीआई मोटिलिटी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी के दरमियान बढ़ेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इज ए प्रेगनेंसी कीपिंग हार्मोन, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन की मोटिलिटी है ना, मूवमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और कॉन्स्टिपेशन रहता है माता को, हेडेक होता है, सिनकोप होता है, बैकएक होता है, लेग क्रैम्प्स होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, ऑल्सो अकर ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये सब कुछ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बढ़ने की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज फॉर दी मैनोमिक है, बायोफिजिकल प्रोफाइल हम चेक करते हैं, जिसको बैटमैन के तरीके से हम याद रखते हैं। बी फॉर द ब्रीदिंग मूवमेंट देखते हैं हम बायोफिजिकल में, ए फॉर द एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम चेक करते हैं, टी फॉर द टर्न ऑफ द फीटस देखते हैं, एम फॉर द मूवमेंट ऑफ द फीटस देखते हैं, एंड फॉर द नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ये बायोफिजिकल टेस्ट है जिसको बैटमैन से याद रखेंगे। बी फॉर द ब्रीदिंग मूवमेंट, ए फॉर द एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, टी फॉर द टर्न ऑफ फीटस, M for the movement of fetus, turn of fetus, movement of fetus, and for the non-stress test. PEP टेस्ट हम करते हैं, कैन बी डन इन एवरी वुमन, हर एक वुमन में 2 ईयर आफ्टर 21 ईयर पे। जब वुमन 21 ईयर की हो जाती है उसमें 2 ईयर के गैप से पैप स्मीयर का टेस्ट हम करवाते हैं, चेक करवाते हैं। डायग्नोस्टिक लेवल है, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा, क्योंकि इसका पता चलेगा इससे कि उसको कैंसर, सर्विक्स का कैंसर ना हुआ हो, ठीक है। एवरी 3 ईयर पे 40 ईयर में करवाते हैं। जब वुमन 40 ईयर्स के होते हैं तो हर 3 ईयर्स पे उसका ये पेप टेस्ट करवाते हैं। पेल्विक एग्जाम कैन बी डन एवरी ईयर, और पेल्विक एग्जाम तो उसको हर एक एवरी ईयर पे करवाना है जब उसने प्यूबर्टी को क्रॉस कर दिया हो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में देखेंगे तो सिफिलिस जो है वो ट्रेपोनेमा पैलिडियम की वजह से होता है। वो क्रॉस करता है प्लेसेंटा को, इंक्रीज करता है जो चांसेस ऑफ द स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को। प्लेसेंटा हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो रिकरेंट होता है। कैसा है? रिकरेंट एंडोक्राइन हार्मोन जो है वो रिकरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्यों?
क्योंकि प्लेसेंटा तभी देखने को मिलेगा जब माता प्रेग्नेंट होगी, अदरवाइज ये देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके हॉर्मोन्स भी तभी देखने को मिलेगा जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी, इसके लिए ये रिकरेंट है, उसके बाद वो देखने को नहीं मिलता है। और सिफिलिस जो है उसका ट्रेपोनेमा पैलिडियम होता है और प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है और अबॉर्शन करवा देता है। HPV इन्फेक्शन जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है, हायर इंसिडेंस ऑफ ट्रांसमिशन अकर ड्यूरिंग द लेबर, उसमें होता है। इसके लिए जब माता को HPV का इन्फेक्शन होता है हम बोल देते हैं नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, सीजरियन सेक्शन ही होगा। गोनोरिया, फिटस इज कॉन्टामिनेटेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, इसमें भी फिटस डिलीवरी के टाइम कॉन्टामिनेट होता है, तो इसमें भी हम बोल देते हैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, सीजरियन ही करेंगे। रिस्क ऑफ नियोनेटम इन ऑफ्थेल्मिया, नियोनेटोरम हो जाता है गोनेरिया की वजह से, न्यूमोनिया भी होता है और सेप्सिस इन्फेक्शन भी उसको लग जाता है। क्लैमिडिया इन्फेक्शन ट्रांसमिशन अकर्स ड्यूरिंग द वजाइनल बर्थ होता है, उसमें भी मना बोल दो कि नहीं होगा। मे लीड टू नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस फ्रॉम प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, और प्रीटर्म लेबर भी इसमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जेनाइटल हर्पिस में वजाइनल बर्थ इज़ यूजुअली अवॉइडेड, उसमें भी वजाइनल बर्थ को मना बोल देते हैं। LSCSE होता है लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन, इज़ रेकमेंडेड टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग लेबर, क्योंकि अगर बच्चा वजाइनल बर्थ से डिलीवर होगा तो वजाइना में इसका इन्फेक्शन होगा, लेसरेशन होगा, बच्चे के कॉन्टैक्ट में आएगा और बच्चे को भी ये हो जाएगा। HIV जो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, प्रीनेटल एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं जिडोविडाइन का, मे बी गिवन टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, की जिसकी वजह से जो है बच्चे और माता के बीच में, भले माता HIV वाली है पर जिडोविडाइन दे देंगे ना तो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ही लेस रहेगा, ठीक है। तो दैट्स आर सम STD डिजीज। नेक्स्ट वन इज द पावर। पावर का मतलब होता है यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन। हम देखते हैं पावर कितने P देखते हैं कि पावर, पैसेज, पैसेंजर और उसका साइक देखते हैं, बराबर, साइकोलॉजी भी इसके अंदर आ जाती है। पावर का मतलब है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इट रिलेट्स टू द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। फोर्सेज एक्टिंग टू एक्सपेल द फिटस, की जिसकी मदद से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन किसकी मदद से होता है, ऑक्सीटोसिन की मदद से। ऑक्सीटोसिन कहाँ से आता है, मेनली हाइपोथैलेमस का पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से ऑक्सीटोसिन को निकालता है, जो यूट्रस के ट्यूबल ऑस्टिया पे इफेक्ट डालता है। फॉर्ग्यूशन रिफ्लेक्स, पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस, फंडस को दबाएगा, सर्विक्स को रिलैक्स करेगा और ऐसे बेबी बाहर आता है। इफेसमेंट का मतलब है इट इज शॉर्टनिंग एंड थिनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर, क्योंकि तभी सर्विक्स जो है डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स 10 सेंटीमीटर जो है हो जाता है फर्स्ट स्टेज में, इसीलिए डायलेटेशन। इट इज द एनलार्जमेंट ऑफ द सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल ओस ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। पुशिंग एफर्ट्स होता है मदर ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज। बियरिंग डाउन एफर्ट्स बोलते हैं ना, पुशिंग एफर्ट्स लगाओ आप, कॉन्ट्रैक्शन के साथ आपको लिप्स को क्लोज करके जो है अंदर हवा को भर के पुश करना है, ये एफर्ट भी मदर सेकंड स्टेज में लगाती है, क्योंकि उसी के दौरान बच्चे की डिलीवरी होती है, हाईली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेगी जब आप पार्टोग्राफ को फिलअप कर रहे हो, और पार्टोग्राफ को फिलअप करना तब स्टार्ट होता है जब फर्स्ट स्टेज के अंदर आपका 4 सेंटीमीटर यूट्रस डायलेटेशन चालू हो गया और सर्विक्स डायलेटेशन तब करना चालू कर देते हैं। तो ये भी याद रखना कि पार्टोग्राफ को फिलअप करना चालू कब करते हैं। पैसेज वे जो है उसको बोलते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है, रास्ता। It is the bony pelvis and the soft tissue of the cervix, pelvic floor, vagina and introitus. It is the birth canal through which the fetus has to pass, कि जहाँ से होके बच्चा निकलेगा, बराबर। तो बच्चा कहाँ से पास होगा, पेल्विस से भी होगा, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द सर्विक्स से भी होगा, पेल्विक फ्लोर से भी होगा, वजाइना से भी होगा और इंट्रोइटस से भी होगा, ठीक है। अभी है पैसेंजर। पैसेंजर मतलब बच्चा, फिटस, मेम्ब्रेन्स और प्लेसेंटा। फिर है साइक, मदर की कंडीशन कैसी है। वुमन्स इमोशनल स्ट्रक्चर ऑल्सो अफेक्ट्स हर एंटायर रिस्पॉन्स टू लेबर। एडिशनल P ऑल्सो कंसिडर ड्यूरिंग लेबर इज दी पोजिशन, प्लेसेंटा, प्रिपरेशन, पेशेंस, धीरज रखना, परसिस्टेंस, बने रहना, प्रैक्टिस और पेन रिलीफ भी इसके अंदर आते हैं। चलो, वेरी गुड। डिनोमिनेटर ऑफ वेरियस प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है मतलब कि उसका सिर, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन मतलब सिर, ऑक्सीपुट। फेस प्रेजेंटेशन में बोलेंगे मेंटम मतलब उसका चीन। ब्रो प्रेजेंटेशन मतलब फ्रंटल एमिनियंस। ब्रिज प्रेजेंटेशन में सैक्रम हो सकता है। शोल्डर प्रेजेंटेशन या एक्रोमियन प्रोसेस भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन इज द वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ऑक्सीपुट ही देखने को मिलता है। उसमें भी अलग अलग कि फुल्ली फ्लैक्स्ड होना, एकदम झुका हुआ बच्चा देखने को मिलना, वो अच्छी से अच्छी पोजीशन है, ठीक है। फिर फ्लैक्स्ड होना, फिर पार्शियल फ्लेक्स होना, फिर एटीट्यूड वाली पोजीशन मतलब शोल्डर पोजीशन हमारे सामने देखे रहना, तो वो एकदम गलत है फिर, ठीक है। चलो, अब
अजम्पशन कीजिए, मैं क्या बोलना चाहती हूँ उसका अजम्पशन कीजिए। आपके सामने तो हूँ नहीं मैं, मेरा वॉइस आपको सुनाई दे रहा है, पर वो बिल्कुल एक्सप्रेशन के साथ है, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन में मुझे नहीं लगता थोड़ी भी दिक्कत आती होगी, ठीक है। देखो, ऑक्सीपिट किसको बोलते हैं, क्या फील हो। फिर आप वजाइना से पर वजाइनल एग्जामिनेशन करते हो और उसका जो है हेड वाला पार्ट फील होता है आगे, ठीक है, तो फ्रंटल एमिनियंस। चिन फील होती है तो मेंटम, उसका शोल्डर फील होता है तो एक्रोमियन, उसका बटक्स फील होता है तो सैक्रम, ठीक है, ये डिनोमिनेटर है, याद रखना नाम। फिर नेक्स्ट क्या है, देखो ग्रिप। ग्रिप को याद कैसे रखोगे, एफ एल पापी, कैसे याद रखोगे, एफ एल पापी। एफ फॉर द फंडल ग्रिप, फर्स्ट लियोपोल्ड। एल फॉर द लेटरल ग्रिप, सेकेंड लियोपोल्ड। पा मतलब कि पॉलिस ग्रिप, थर्ड लियोपोल्ड, और उसको ही जो है सेकेंड पेल्विक ग्रिप भी बोलते हैं। और पे मतलब कि पेल्विक ग्रिप, फोर्थ लियोपोल्ड, जिसको फर्स्ट पेल्विक ग्रिप बोलते हैं। एफ एल पापी, एफ फंडल ग्रिप, एल लेटरल ग्रिप, पा पॉली ग्रिप, पे पेल्विक ग्रिप। सबके अंदर जो है वो मदर और जो चेक करने वाली नर्स है वो दोनों जो है आमने सामने हो गए, ठीक है। बट जो फोर्थ वाला है उसके अंदर अपोजिट पे हो गए, ठीक है। कैसे हो गए, अपोजिट पे हो गए, तो ये भी आप याद रखना, ठीक है, तो ये भी आप याद रखना क्या, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, देखो व्हील चॉप माइंड नर्सिंग मैनोमिक। व्हील चॉप के अंदर क्या होता है, इसमें डिसेलरेशन और एसेलरेशन देखते हैं। फिटल हार्ट पैटर्न कोज क्या है और उसका मैनेजमेंट क्या है। वो फिटल हार्ट पैटर्न को व्हील, कोज है चॉप और मैनेजमेंट है माइंड, ठीक है। तो वी फॉर दी वेरिएबल डिसेलरेशन, उसके अंदर हम करेंगे सी, कोड कंप्रेशन हो सकता है उसकी वजह से, वेरिएबल कंप्रेशन, वेरिएबल डिसेलरेशन, मैनेजमेंट है मैटरनल का रिपोजिशनिंग। ई फॉर दी अर्ली डिसेलरेशन, उसमें एच हेड कंप्रेशन की वजह से, आई आइडेंटिफाई लेबर प्रोग्रेस। ए में एसिलरेशन ओके नॉर्मल है, नो इंटरवेंशंस। एल लेट डिसेलरेशन, उसमें प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, ई एग्जीक्यूट इंटरवेंशंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेशन हम महाबल का यहाँ तक रखते हैं, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड अभी हम देखते हैं, आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से जुड़े हुए रहिए, ठीक है, और सैर कीजिए जितना बन सके उतना। क्वांटिटी का लेवल देख लीजिए कितना है, आपको कितना याद रहता है वो भी देखिए, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट भी ज़रूर करना। ओके, थैंक यू। तो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड रिवाइज इट।